हेलो बच्चों, मैं एल के सिन्हा ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 9वीं में अध्याय 1 जैव विविधता एवं वर्गीकरण पढ़ेंगे। वर्गीकरण में जैव विविधता, इस पृथ्वी पर बहुत सारे जीव पाए जाते हैं। अर्थात कहने का अर्थ होता है कि इसमें इतने सारे जीव पाए जाते हैं कि सभी का नाम नहीं जान सकते। अर्थात एक छोटे से जीव की बात करूं, जीवाणु, जो बहुत ही छोटा होता है और इसे पहचानना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, अर्थात इस पृथ्वी पर बड़े जीव की बात करूं तो व्हेल मछली या पेड़ पौधे होते हैं। अर्थात कहने का अर्थ होता है छोटे से छोटे आकार और बड़े से बड़े आकार, रहने वाले स्थान पर और भोजन प्राप्त, स्वपोषी व विषमपोषीय होते हैं। तो इन सब में जो विभिन्नताएं पाई जाती हैं, इसी को कहते हैं हम जैव विविधता। अर्थात किसी क्षेत्र के विभिन्न जीवों रूपों में पाए जाने वाली विविधता को ही हम क्या कहते हैं? जैव विविधता कहते हैं। ठीक, अब जैव विविधता में अलग अलग जीव होते हैं। एक सूक्ष्म जीव से लेकर अमीबा पैरामीशियम से लेकर एक बड़ा वृक्ष या नीली वेल या हाथी तक के जीव आते हैं जो एक क्षेत्र पे रहते हैं, और इन्हीं में पाए जाने वाली विभिन्नता को ही हम क्या कहते हैं? जैव विविधता कहते हैं। इसके बांटने के आधार पर बोलूँ तो सबसे पहले कोशिकाओं के आधार पर बांटते हैं, और इसे प्रकाश संश्लेषण या उसके बाद शरीर की रीढ़ की हड्डी या पैर या ठंडा खून या गर्म खून, ये सब ऐसे लक्षण हैं जिसके आधार पर जीवों को अलग अलग प्रकार से हम बांट सकते हैं, और वो अलग अलग प्रकार से आते हैं। क्योंकि जीवों को वर्गीकृत करके ही हम पहचान सकते हैं। वर्गीकृत मतलब उनके लक्षणों के आधार पर हम क्या कर सकते हैं? उसे बांट सकते हैं। कि जैसे प्रकाश संश्लेषण के बताया, रीढ़ की हड्डी पर बोला, पैर बोले, और उसमें बोला मैंने ठंडा या गर्म खून। इसी तरीके से हम इसमें मनुष्य के विकास की प्रक्रिया को भी समझ सकते हैं। पेड़ और जंतु, जानवर जो होते हैं, वो भौगोलिक में किस प्रकार से हुआ और उनमें सहायक क्या क्या हुए, मतलब वो भौगोलिक स्थिति पहले से लेकर आज तक जो जीवित हैं, जो जैव विविधता के लक्षण हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो जैव जीवों को जो वर्गीकृत करना है, यानी बांटने की जो पद्धति है, वो अरस्तु ने किया, जिसे जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। इन्होंने कैसे बांटा? इन्होंने स्थल वाले रहने वाले जीवों पर बांटा, फिर जल में रहने वाले जीवों पर बांटा, फिर वायु में रहने वाले जीवों पर बांटा, फिर स्थल में भी उन्होंने अलग अलग और बांटा, जैसे मानव, रेंगने वाले जीव या विभिन्न पौधे रहे। किसमें? स्थलीय जीवों में। ये विषमपोषी और स्वपोषी अलग अलग रहते थे। मतलब रहने वाले स्थान के आधार पर इसे क्या किया गया था? बांटा गया था। ये वर्गीकरण की अपनी एक क्या थी? विशेषता थी। तो जीवों को समान या भिन्न अभिलक्षण, मतलब लक्षणों के आधार पर क्या करना? वर्गीकृत करना। ठीक है, जीवों का वर्गीकरण कहलाता है। मनुष्य को सामान्यतः हम देखते हैं कि उनके लक्षण अलग होते हैं बाकी जीवों से। ठीक है, उसकी 5 उंगलियां होती हैं और ये दौड़ सकता है। ठीक है, ये इसके क्या है? लक्षण है। परंतु इसमें बहुत सारे और जीव हैं जो इसी तरीके से लक्षण प्रदर्शित करते हैं। तो दूसरा इनमें अंतर बोलूँगा कि रीढ़ की हड्डी। कुछ जीव ऐसे हैं जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती, और मनुष्य जिसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। फिर अगर उसमें और बांटना चाहूँ तो इसमें रीढ़ की हड्डी वाले में 2 प्रकार आ जाते हैं, और अगर उसमें बांटना चाहूँ तो जिसके खून ठंडे होते हैं या जिसका खून गर्म होता है। जैसे मगरमच्छ का खून क्या रहता है? ठंडा होता है। ठीक है, तो अभिलक्षण, अर्थात हमने ये लक्षण जो देखे, इन लक्षणों के आधार पर हम इसे क्या करेंगे? वर्गीकृत करेंगे। अर्थात अब हम ये देखेंगे कि कोशिका जो है उसमें केंद्रक जो है वो उपस्थित रहता है या नहीं। अगर उपस्थित होता है तो वो यूकैरियोटिक, अगर नहीं होता है तो वो प्रोकैरियोटिक होता है। अर्थात कोशिका संरचना के आधार पर भी इसे हम बांट सकते हैं। दूसरा, कोशिका की संख्या। अगर वो जीव केवल एक ही कोशिका से मिलकर बना होता है तो वह एक कोशिका कहलाता है, और अगर वो एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना है तो वो बहुकोशिकीय कहलाता है। जैसे पैरामीशियम, अमीबा एक कोशिकीय है, परंतु मनुष्य, पक्षियाँ ये द्विकोशीय। फिर इसके अंदर मनुष्य में देखो तो मनुष्य में लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं जो ऑक्सीजन को पहुंचाने का कार्य करती है, और तंत्रिका तंत्र पात्र। दूसरा होता है भोजन प्राप्त करने की विधि। भोजन में स्वपोषी और विषमपोषी या परपोषी होता है। स्वपोषी जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, पेड़ पौधे, जबकि विषमपोषी या परपोषी अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता, वो दूसरे पर निर्भर रहता है। पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं,
जबकि विषमपोषी या परपोषी दूसरे पर भिन्न भिन्न प्रकार से भोजन ग्रहण करते हैं और दूसरे पर क्या करते हैं, निर्भर रहते हैं। अब पेड़ पौधे क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण प्रकाश संश्लेषण की अपने भोजन का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से प्रकाश संश्लेषी और अप्रकाश संश्लेषी भी एक आधार होता है वर्गीकृत करने का, जीवों को बांटने का। तो इस तरीके से हम देखते हैं, हम तो भोजन नहीं बनाते, मतलब हमारे अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती, लेकिन हरे पेड़ पौधों के अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। अब आता है शरीर का संगठन। शरीर के संगठन के आधार पर भी हम इसे क्या करते हैं, बांटते हैं। जैसे कि हाइड्रा की कोशिकीय संरचनाओं को देखें तो कोशिकाओं के समूह सभी कार्य करते हैं, एक ही कोशिकाओं के समूह। लेकिन हमारे जो शरीर है उसके अलग अलग तरीके होते हैं। कोशिकाओं का समूह पहले ऊतक और ऊतक से फिर अंगों का निर्माण होता है। तो इस तरीके से जीवों को वर्गीकृत करके उनके लक्षणों के आधार पर उसे वर्गीकृत करके बांटकर हम उसका अध्ययन करते हैं। फिर आता है विकास, अर्थात किसी जीव के लक्षणों पर उत्तरोत्तर होना, मतलब धीरे धीरे परिवर्तित होते जाना और एक समय वो पूर्णतः विकसित होकर एक नए जीव में परिवर्तित हो जाते, एक नए जाति का विकास कर लेता है। उसी को कहते हैं, हम क्या कहते हैं, जैव विकास कहते हैं। इस जैव विकास की अगर मैं बात करूं तो इसमें जीवाणु की संरचना खास तौर पे परिवर्तित नहीं होता। जैसे साइनोबैक्टीरिया की बात करूं, परंतु अपेक्षाकृत अधिक परिवर्तन होते हैं। जैसे चिंपैंजी जैसे था, आदि मानव जैसे निम्न जीव भी कहते हैं, वहाँ से लेकर आधुनिक होमोसेपियंस में मनुष्य आज क्या हो चुका है, बदल चुका है। तो इस प्रक्रिया को कहते हैं, हम क्या कहते हैं, जैव विकास कहते हैं, जिसके द्वारा ये पूर्णतः आज आधुनिक मानव में परिवर्तित हो चुका है। मतलब एक पुराने जीव से एक नए जीव की उत्पत्ति हो चुकी है, विकसित हो चुका है, एक नया जीव बन चुका है। इसी प्रकार इसे बांटने के लिए 5 जगत में बांटा गया है। कैरोलस लीनियस ने इसे 5 जगत वर्गीकरण में पहले 2 नाम दिया था, एक एनिमेलिया जगत और दूसरा प्लांटी जगत। ये कैरोलस लीनियस ने बांटा था। किन से जगत में, 2 जगत में मात्र, जंतु जगत और पादप जगत में। परंतु एक ऐसी जगत में और है जिसमें 5 जगत में भी इसे बांटा गया है। तो आगे पढ़ेंगे तो सबसे पहले द्विजगत को देखते हैं। स्थान बदलने की क्षमता होती थी, किसमें, जंतुओं में। लेकिन कुछ पौधे भी ऐसे थे जो पानी पे रहते थे और इधर उधर उड़ सकते थे, मतलब पानी में ही जा सकते थे। तो इन्होंने तो सिर्फ जलीय जीव और स्थलीय जीव में बांटा था। किसने, कैरोलस लीनियस ने, ठीक है। परंतु अगर 5 जगत वर्गीकरण की बात करें तो इसके बाद अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग आए, जैसे अर्नस्ट हैकेल आए, विटकर आए और कार्ल बोस आए। तो कार्ल बोस और हैकेल ने कोशिकीय संरचना और पोषण के स्रोत तथा शरीर के संगठन के बारे में बताया, और विटकर ने मुख्यतः इसे 5 जगत वर्गीकरण कहा। 5 जगत यानी जीवों को 5 जगत में अलग अलग करके बांटा। पहला मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और जंतु जगत में ये बट गया। पहला का अगर बात करूं कौन सा जगत है, मोनेरा जगत, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई, चौथा एनिमिलिया को ही हम क्या कहते हैं, जंतु जगत कहते हैं, और प्लांटी जगत। तो इस तरीके से जगत जो है वो जंतु फाइलम, फिर वर्ग, फिर गण, फिर कुल, फिर वंश, फिर जाति आदि के क्रम में वो धीरे धीरे क्या हो गया, बटता चला गया और पूर्णतः क्या हो गया, ये बट गया। इस प्रकार से ये क्रम जो है, बटने का जो क्रम है, वो पूर्णतः स्पष्ट रूप से फैमिली, वंश और जाति, देखिए वंश और जाति अंतिम में आया है। ये एक नामकरण करने की पद्धति जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, जिसे नामकरण पद्धति भी कहते हैं। जाति विशेष, बिल्ली की अपनी एक जाति होती है, मनुष्य की अपनी एक जाति होती है, ये जाति स्पीसीज कहलाता है। मतलब जाति, जैसे मनुष्य देखें तो मनुष्य क्या है, एक स्पीसीज है, ये सेपियंस, होमोसेपियंस कहलाता है। जगत की अगर मैं बात करूं तो क्या कहलाएगा, एनिमिलिया अर्थात जंतु जगत कहलाएगा। फिर मैं बात करूं बिल्ली की, ये इंटब्रेड, मतलब अंतःजनन इसमें होता है, ठीक है। अंतःजनन की प्रक्रिया के द्वारा ये अपने समान क्या करता है, एक नए वर्गीकी की इकाई बना लेता है, मतलब एक जीव की उत्पत्ति कर लेता है। तो इसके बारे में रॉबर्ट, किसने, विटकर ने, R.H. विटकर जिसे कहते हैं, उन्होंने ही इसे मुख्यतः 5 जगत वर्गीकरण को
दिया था, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, 5 जगत वर्गीकरण कहते हैं। अब आती है दूसरी चीज, द्विनाम पद्धति या द्विपद पद्धति। जैसे कैट, बिल्ली या मांजर, मराठी में क्या कहते हैं उसे, मांजर कहते हैं, कैट और बिल्ली, ठीक है। ये अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से बोला जा रहा है। तो अगर मांजर बोलेंगे तो हमें समझ में आएगा क्या, नहीं। हिंदी में हम बिल्ली समझते हैं, जिसको इंग्लिश नहीं पता वो कैट की मतलब नहीं समझेगा। तो इन्हीं सब समस्याओं को दूर करने के लिए नामकरण पद्धति है। नामकरण पद्धति ये है कि इससे एक नाम दिया जाएगा जो विश्व में कहीं भी उसे उसी नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगर मैं बिल्ली की बात करूं, ठीक है, तो इसके जो नाम है वो 2 पद में होते हैं। एक तो जीव का जिन्स अर्थात वंश होता है, और दूसरा जीव की स्पीसीज अर्थात जाति होती है। वंश और जातु के अनुसार पर इसे बिल्ली को हम नाम पद्धति में दे सकते हैं, फेलिस डोमेस्टिका, ठीक है। फेलिस उसका जिन्स है और स्पीसीज डोमेस्टिका, ये घरेलू बिल्ली का साइंटिफिक नाम होता है, ठीक है, घरेलू बिल्ली का फेलिस डोमेस्टिका। अब दूसरे का आता है भेलिस चॉइस, ठीक है। तो ये नामकरण इसमें क्या हो जाता है, बदल जाता है। मतलब कहने का अर्थ होता है फेलिस दोनों में है, ठीक है, परंतु उसके वंश और जाति जो है वो अलग अलग हो जाती है। मतलब कहने का अर्थ यही होता है कि FD, ठीक, मतलब शॉर्ट फॉर्म में इसे लेके छपे हुए रूप में फेलिस डोमेस्टिका रूप में हम लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसे लिखते समय भी तिरछा और लैटिन भाषा में लिखकर नीचे लाइन खींचा जाता है। ये द्विनामकरण पद्धति में नाम लिखने का क्या होता है, तरीका होता है। तो इस प्रकार से ये किन्हीं 5 जीवों को वैज्ञानिक का नाम पता करके इसी प्रकार से आप लोग लिख लेंगे, और ये आप लोगों का होमवर्क भी होगा, ठीक है। इसमें हम जीव जंतुओं की पहचान, उनका वर्णन, वर्गीकरण और नामकरण करती है। इसको हम टैक्सोनॉमी या वर्गीकी या वर्गीकरण विज्ञान भी कहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।